दोस्तों जैसा कि इससे पहले हमने इसके 158 तक क्वेश्चन कर लिए, मतलब 158 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, 159 से लेके आगे देखते हैं 200 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम अपने आईपीसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे कि आईपीसी के एमसीक्यूज़ करेंगे, और इससे पहले हमने सीआरपीसी के जो एमसीक्यूज़ हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। तो आपको देखने हो तो आप प्ले के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। आप देखते हैं 159 के अंदर क्या पूछ रहा है। 159 के अंदर कह रहा है कि सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट टू। अब सेक्शन 108 जो है किस बारे में बात करता है उसके बारे में पूछ रहा है। अब सेक्शन 108 को हमने डिटेल के अंदर पढ़ रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या बोलता है। ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में बोलता है कि एक व्यक्ति अगर कितने टाइम तक अगर उसको सुना नहीं जाता या देखा नहीं जाता तो हम मान लेते हैं कि उसकी डेथ हो गई। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात की गई है सेक्शन 108 के अंदर। फिर पूछता है फॉर द पर्पस अंडर सेक्शन 107 ऑफ द एविडेंस एक्ट द पर्सन इज टू बी शोन टू बी अलाइव, की जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 107 की, उसके अंदर हमें जो पर्सन है जो कि अलाइव शो हुआ है कितने साल के अंदर होना चाहिए, तो पीरियड कितना है, विद इन 7 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन नहीं, विद इन 30 ईयर्स शो होना चाहिए, विद इन 30 ईयर्स शो होना चाहिए। ये तो इसके अंदर 7 पीरियड है, तो विद इन 30 ईयर्स जो है वो अलाइव शो होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो था वो अलाइव था। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, विद इन 30 ईयर्स। फिर पूछता है 161 के अंदर कि फॉर प्रिजम्पशन डेथ अंडर सेक्शन 108 ऑफ एविडेंस एक्ट द पर्सन इज शोन टू बी नॉट हियर फॉर अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे जो है वो पीरियड कितने टाइम का है, 7 ईयर्स का। यहाँ पे वो पीरियड 30 ईयर्स का था कि अलाइव शो करने के लिए। और जो सेक्शन 108 की प्रिजम्पशन है उसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को हमें जो पीरियड दिया गया है जिसके अंदर उसकी डेथ शो करनी है, कि प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी डेथ होगी, तो वो पीरियड 7 ईयर्स का है। उसके बाद पूछता है द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 109 ऑफ एविडेंस एक्ट हैज सर्टेन ह्यूमन रिलेशनशिप। अब जो सेक्शन 109 है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 109 की एविडेंस एक्ट की, इसके सर्टेन ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे ये जो सर्टेन ह्यूमन रिलेशनशिप है ये अपने आप में क्या है, एक ऑब्लिगेटरी है, और ये अराइज हो जाता है और लैप्स ऑफ टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है 162 का। फिर उसके बाद पूछता है कि द प्रिंसिपल दैट द पोजेशन इज प्राइमा फेसाई प्रूफ ऑफ ऑनरशिप इज कंटेन इन। तो ये जो प्रिंसिपल है कि जो किसी चीज़ का पोजेशन होता है किसी प्रॉपर्टी का, वो प्रेमा फसाई उसकी ऑनरशिप शो करता है, कि देखने में हमें पता चलता है कि पहली नज़र में हमें पता चलता है कि ये ऑनरशिप जो किस व्यक्ति की है जिसके पास उसका पोजेशन है। तो ये हमें सेक्शन 110 के अंदर बोला गया था, इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद ये हमसे पूछता है द पोजेशन कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट इज। अभी जो पोजीशन है उसकी बात कर रहे हैं, जो भी हमने 110 का पोजीशन देखा, ये किस तरीके का होना चाहिए। तो ये जुडिशियल, सिंबॉलिक, एक्चुअल या ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक्चुअल फिजिकल पोजीशन होना चाहिए, जुडिशियल या सिंबॉलिक पोजीशन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए। सिंबॉलिक जैसे कि सिर्फ दिखावट के लिए नहीं होना चाहिए, जुडिशियल नहीं होना चाहिए, और सिर्फ एक्चुअल फिजिकल पोजीशन होना चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है कि सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट इन इट्स ऑपरेशन, अभी जो सेक्शन 106 है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी होता है। तो उसका ऑप्शन सी डी क्या, इज नॉट लिमिटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अप्लाइड्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी एज वेल। दोनों के ऊपर ही अप्लाई होता है ये। फिर पूछता है कि सेक्शन 112 के ऊपर पूछता है, सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर, वो किस चीज़ के बारे में देता है। तो वो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है। प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है, मतलब कि एक तरीके से हमें पैटर्निटी को एस्टेब्लिश करने की बात करता है ये। इस सेक्शन को भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट कंटेन्स, अब जो सेक्शन 100 ये जो 12 है ये अपने अंदर किस तरीके की प्रिजम्पशन कंटेन करता है, ये इररिबिटेबल प्रिजम्पशन कंटेन करता है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि इररिबिटेबल, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। फिर 168 के अंदर पूछता है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट इज रेज्ड। अब ये कब रेज होगी, जब चाइल्ड जो है बॉर्न हो जाता है एक वैलिड मैरिज के दौरान, या फिर वो 280 दिन के अंदर पैदा हो जाता है जब मैरिज की डिसॉल्व हो जाती है मैरिज, और उस वुमेन की कोई और शादी नहीं हुई होती। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसके बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज राइट। उसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है, इन केस अ चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 280 डेज। अब एक बच्चा जो है वो 280 दिन में पैदा हो गया शादी के ख़त्म होने के बाद, जो मदर है वो अभी भी
अनमैरिड रहती है। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है उसकी लेजिटिमेसी की 112 के अंदर अराइज हो जाएगी कब? इफ़ द फादर इज अलाइव ऑन द डे ऑफ द चाइल्ड, की जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन फादर जिंदा था। इफ़ द फादर इज नॉट अलाइव ऑन द डे ऑफ द चाइल्ड इज बोर्न, की जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन फादर जिंदा नहीं था। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फादर इज अलाइव और डेड ऑन द डे ऑफ चाइल्ड इज बोर्न, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ उस दिन वो उसका जो फादर था वो अलाइव था या नहीं था, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 170 के अंदर पूछता है सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस अप्लाइज व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट होता है, तो हम सेक्शन 170 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हम पैटर्निटी को एस्टेब्लिश करते हैं कि उसका फादर कौन है। इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए सेक्शन 112 यूज़ होता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सेक्शन यूज़ होता है। फिर पूछता है द डिसाइडिंग फैक्टर अंडर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट इज, अब क्या चीज़ जो है वो डिसाइड करती है या क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है? द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो ये पहला ही जो है इसका जो DOB होता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ होती है, ये जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है जिससे हम पैटर्निटी को एस्टेब्लिश करते हैं सेक्शन 112 के अंदर। फिर पूछता है सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन, अब जो सेक्शन 114 है, सेक्शन 114 के अंदर हमें क्या चीज़ें दी गई है, यहाँ पे हमें वो किसी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 114 जो है इसके अंदर बहुत सारे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स दिए गए हैं, तो इस सेक्शन को आप सही से पढ़ सकते हैं, उसके अंदर डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे पूछा है अकम्प्लाइज, अब अकम्प्लाइज के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि अकम्प्लाइज कौन होता है। तो अकम्प्लाइज इज नॉट कम्पिटेंट विटनेस, इज कम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एक्यूज कैन नॉट बी कम्पिटेंट विटनेस, तो एक अकम्प्लाइज जो होता है वो कम्पिटेंट विटनेस होता है एक अक्यूज के अगेंस्ट। उसके बाद पूछ रहे प्रिजम्पशन, अब जो प्रिजम्पशन होती है, जो हम प्रिजम्पशन लेते हैं एविडेंस एक्ट के हिसाब से, ये क्या होती है? ये एविडेंस होती है, प्रूफ होती है, या फिर ये शो करती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाई करते हैं, या ऑल ऑफ द। तो जो प्रिजम्पशन होती है वो ये शो करती है कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है। उसके बाद 175 के अंदर बोलता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन हैज़ बिन प्रोवाइडेड। अब एक जो वुमेन होती है अगर वो सुसाइड कमिट करती है किस चीज़ से? अबेटमेंट से, एक मैरिड वुमेन के द्वारा। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है कि मतलब ये मान लिया जाएगा कि अगर एक वुमेन जो है, मैरिड वुमेन जो अगर वो मर रही है तो वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के कारण मरी है। तो ये प्रिजम्पशन कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? सेक्शन 113A के अंदर दी गई है एविडेंस एक्ट के। मतलब अगर वो विद इन 7 ईयर्स मर जाती है मैरिज होने के, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो जो मैरिड वुमेन है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के कारण मरी है, मतलब कि जो उसके इन लॉज हैं उन्होंने उसको उकसाया है सुसाइड करने के लिए। इस सेक्शन के अंदर ये दिया गया है। फिर पूछता है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113A ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी रेज इफ द सुसाइड बाय द मैरिड वुमेन इज कमिटेड। तो यहाँ पे वो इसने टाइम पीरियड पूछ लिया, तो टाइम पीरियड मैंने पहले ही बता दिया, 7 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 177 के अंदर पूछता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी दैट इज कंटेनिंग। अब जो डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन है कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन हमें सेक्शन 113B के अंदर दी गई है। यहाँ ये जो ए था उसके अंदर हमें अबेटमेंट वाली दी गई थी कि उसने सुसाइड किया, और जो डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन है वो 113B के अंदर दी गई है। उसके बाद पूछता है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी रेज हैविंग रिगार्ड टू द कॉमन कोर्स ऑफ, ये जो प्रिजम्पशन है 114 की एविडेंस एक्ट की, इसको रेज किया जा सकता है कॉमन कोर्स के अंदर कब? नेचुरल इवेंट्स के अंदर, ह्यूमन कंडक्ट के अंदर, पब्लिक या प्राइवेट बिजनेस के अंदर। तो हम ये सभी के अंदर कर सकते हैं, इसका ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। फिर पूछता है द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इज कंटेनिंग। अभी इस डॉक्ट्राइन का सेक्शन पूछा है, तो इसका डॉक्ट्राइन का सेक्शन हमें 115 के अंदर दिया गया एविडेंस एक्ट के, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछा था डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल इज, अब जो डॉक्ट्राइन है एस्टॉपल का कि भाई जो एक बारी बात बोल दी गई आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ये क्या है? एक सब्सटेंटिव लॉ है, रूल ऑफ इक्विटी है, रूल ऑफ एविडेंस है, या लॉ ऑफ प्लीडिंग है? तो ये अपने आप में क्या है? लॉ, रूल ऑफ एविडेंस है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। ये अपने आप में क्या है? एक रूल ऑफ एविडेंस है कि इसको हम एविडेंस का एक रूल मानते हैं। फिर 181 के अंदर पूछ रहा है एस्टॉपल आर बाइंडिंग। जो एस्टॉपल होती है वो बाइंडिंग होती है अपॉन लिटिगेटिंग पार्टीज, अपॉन प्रीवीज ऑफ द लिटिगेटिंग पार्टीज, या अपॉन स्ट्रेंजर टू द लिस्ट। तो स्ट्रेंजर टू द लिस्ट के ऊपर नहीं होती, तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी ठीक है जो उसमें दिया है इसने। फिर पूछ रहा है 182 के अंदर एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ सिविल एक्शन, क्रिमिनल एक्शन, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल एक्शन, ओनली ए बी नॉट ए। तो जो ये एस्टॉपल का रूल होता है ये क्या होता है? सिविल एक्शन होता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। एस्टॉपल कैन बी, अब एस्टॉपल के बारे में पूछ रहा है कैन बी
बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द जजमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो ये होता है कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट की जजमेंट होती है उसके रिगार्डिंग हो सकता है। बाय डीड रिजल्टिंग फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ सोलेमन एंगेजमेंट विद सर्टेन फैक्ट्स, जो डीड होती है उससे भी हम हो सकते हैं। बाय पाइस अराइजिंग फ्रॉम एग्रीमेंट और कंट्रैक्ट, एंड ये भी ठीक है इसका, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट 183 का। फिर हमसे पूछ रहा है कि द एस्टॉपल इन सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट, अब ये जो एस्टॉपल है 115 के अंदर एविडेंस एक्ट का, ये किस तरीके का है? इज एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, इज एन एस्टॉपल बाय डीड, इज एन एस्टॉपल बाय पाइस, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये क्या है? एस्टॉपल बाय पाइस है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है 185 के अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो एस्टॉपल, इनमें से किसके अंदर कोई भी एस्टॉपल नहीं होगा? तो ये पॉइंट ऑफ लॉ अगेंस्ट द स्टैच्यू, अटेस्टेशन ऑफ डीड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो अटेस्टेशन ऑफ डीड होती है इसके अंदर एस्टॉपल नहीं होता। फिर एस्टॉपल कैन बी, अब जो एस्टॉपल है वो कैसे हो सकता है? साइलेंस के थ्रू, नेग्लिजेंस के थ्रू, या इलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये तीनों के ही तरीके से हो सकता है, साइलेंस से, नेग्लिजेंस से, इलेक्शन से, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। फिर पूछता है एस्टॉपल डील्स विद, अब एस्टॉपल है वो किस चीज से डील करती है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, क्वेश्चन ऑफ राइट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो जो एस्टॉपल है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से डील करती है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। अब एस्टॉपल के बारे में पूछ रहा है, एस्टॉपल इज कॉज ऑफ एक्शन इन इटसेल्फ, क्रिएट्स अ कॉज ऑफ एक्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये कॉज ऑफ एक्शन नहीं होता अपने आप में, और ना ही ये कॉज ऑफ एक्शन को अराइज करता, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, नीदर ए नॉर बी इज करेक्ट। फिर पूछ रहा है 189 के अंदर एस्टॉपल शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, की जो एस्टॉपल होता है उसको स्पेसिफिकली प्लीड करना होता है। नीड नॉट टू बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, मे बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, और मे नॉट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, हमें इसको स्पेसिफिकली प्लीड करना पड़ता है तभी जो है एस्टॉपल एप्लीकेबल होता है। फिर 190 के अंदर पूछता है रूल ऑफ एस्टेपल ऑफ टेनेंट्स एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन इज कंटेन, ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? जो टेनेंट्स एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन इज कंटेन, कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया टेनेंट के ऊपर जो एस्टॉपल एप्लीकेबल होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देता है 116, 17, 18, 19, तो ये हमें 116 के अंदर दिया गया है कि जो टेनेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कि वो मना नहीं कर सकता कि जो जिसकी वो प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहा है कि वो उसका ऑनर नहीं है। फिर 191 के अंदर कहता है एस्टॉपल ऑपरेट इन केस ऑफ अ टेनेंट, अब एस्टॉपल जो होता है टेनेंट के ऊपर कब एप्लीकेबल होता है? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी, हु रिमेन्स इन पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी बाय नोटिस टू क्विट, बोथ ए एंड बी, ओनली ए एंड नॉट बी। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी में तो होता ही होता है, और वो जब तक पोजीशन में रह रहा है, जब उसको इसका नोटिस दे दिया कि वो वहाँ से निकल जाए, तो उसके ऊपर भी होता है जो एस्टॉपल वाली चीज़ एप्लीकेबल होती है 116 के अंदर, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछ रहा है अंडर द सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो 116 है एविडेंस एक्ट का, उसके अंदर पूछ रहा है द टेनेंट इज स्टॉप्ड, अब टेनेंट किस बात से स्टॉप्ड हो जाते हैं? फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे कि वो डिनाई नहीं कर सकते कि जो प्रॉपर्टी है वो लैंडलॉर्ड की नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 193 के अंदर पूछता है अ टेनेंट और लाइसेंस सी अंडर सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड, अब ये किस वक्त मना नहीं कर सकते? इसको भी हमने पहले भी समझा था, ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी, इसके अंदर वो दूसरा ऑप्शन दिया नहीं, तो ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी, इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर हमसे पूछता है कि अंडर सेक्शन 118 हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट विटनेस, अब ये कॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में स्टार्ट हो गया, तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है कॉम्पिटेंट विटनेस है? चाइल्ड, एक्यूज, या ल्यूनेटिक, तो यहाँ पे ये सभी जो होते हैं कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं, इसका ऑप्शन डी ठीक है, चाइल्ड भी, एक्यूज भी और ल्यूनेटिक भी। फिर पूछ रहा है अ पर्सन इज कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, एक व्यक्ति जो होता है कम्पिटेंट होता है टेस्टिफाई करने के लिए, इफ़ ही अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पुट टू हिम, कि जो उससे क्वेश्चन पूछा गया उसको समझ आ रहा है, इफ़ ही इज एबल टू गिव रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, और जो उनका वो एक रैशनल आंसर दे पाएगा। तो यहाँ पे एक डिटरमाइन करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति कम्पिटेंट विटनेस है या नहीं, तो यही दोनों क्वेश्चंस हमको देखने होते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें पूरी होती हैं तो वो एक कम्पिटेंट विटनेस बन जाता है टेस्टिफाई करने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, बोथ ए एंड बी। फिर अ डम पर्सन इज कॉम्पिटेंट विटनेस एज प्रोवाइडेड अंडर, एक डम विटनेस जो होता है वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, ये कौन से सेक्शन के अंदर बोला गया? सेक्शन 119 के अंदर बोला गया, इसके ऊपर भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर पूछ रहा है 197 के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर एंड अगेंस्ट ईच अदर, की एक हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, कब? वैसे तो वो नहीं होते, लेकिन कब होते हैं? जब कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग
चल रही होती है। फिर 198 के अंदर पूछ रहा है सेक्शन 121 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट, और 121 के अंदर हमें कौन सी प्रिविलेजेस दी गई हैं, मतलब किसको प्रिविलेजेस दी गई हैं एविडेंस एक्ट के हिसाब से कि आप उनको विटनेस नहीं बना सकते। तो ये प्रिविलेज जो है जजेस एंड मजिस्ट्रेट को दी गई है कि आप उनको विटनेस नहीं बनाएंगे। फिर 199 के अंदर देता है कि प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 121 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट टू, अभी किस चीज़ से रिलेट करती है। क्वेश्चन विच विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर, क्वेश्चन विच अ विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड टू आंसर। तो इसके ये दोनों ही गलत हैं। इसको आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे 121 के अंदर तो इसके अंदर ये बात बोली ही नहीं गई। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, नीदर ए नॉर बी। फिर पूछते हैं प्रिविलेज अंडर सेक्शन 121 ऑफ एविडेंस एक्ट इज, अभी जो प्रिविलेज है 121 के अंदर ये कैसी है, किसको अवेलेबल होती है, आर्बिट्रेटर को होती है या नहीं होती, मे और मे नॉट अवेलेबल होती है, आर्बिट्रेटर को भी एप्लीकेबल होती है, मतलब कि उस पर भी ये प्रिविलेज उसको भी मिलती है, अवेलेबल होती है आर्बिट्रेटर को। तो उसका ऑप्शन ए ठीक है 200 का। फिर पूछता है प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट रिलेट टू, जो हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड प्रिविलेज होती है 122 की, वो किस चीज़ के रिगार्डिंग होती है। वो क्वेश्चन विच अ विटनेस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर, ये ठीक है। क्वेश्चन विच अ विटनेस कैन नॉट बी परमिटेड टू आंसर, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए नहीं होता 201 के अंदर। फिर पूछते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस हैज टू बी एडजज, ये जो एडमिसिबिलिटी है एविडेंस का 122 के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है। उसके बारे में इन द लाइट ऑफ द स्टेटस ऑन द डेट व्हेन द कम्युनिकेशन वाज मेड, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है अ कम्युनिकेशन मेड टू अ स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट, कि भाई एक स्पाउस के साथ आप अपनी कम्युनिकेशन करते हो एक मैरिज के दौरान, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि वो क्या रहती है। रिमेन्स प्रिविलेज कम्युनिकेशन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिवोर्स और डेथ, तो वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन ही रहती है चाहे जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाए या फिर डिवोर्स हो जाए या फिर डेथ हो जाए उसकी, मतलब डिसॉल्व हो जाए बाय डिवोर्स से या फिर उसकी डेथ हो जाए। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद पूछता है अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ कम्युनिकेशन फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ और वाइफ वर्सा इन द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन, कि भाई अब किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में इस तरीके की कम्युनिकेशन पहुंच गई जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में थी, तो वो जो होती है वो एडमिसिबल बन जाती है एविडेंस के तौर पे। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, इज एडमिसिबल इन एविडेंस। फिर पूछ रहा है हस्बैंड और वाइफ आर परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन बिटवीन देम ड्यूरिंग मैरिज, की जो एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो उनको परमिट होता है कि मतलब वो कर सकते हैं ऐसा कि उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुई एक मैरिज के दौरान उसको वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इन सिविल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज, इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग बिटवीन द पार्टीज, तो इन सभी के अंदर वो कर सकता है। डी ऑप्शन इसका ठीक है, मतलब उनके बीच में ही ये डिस्प्यूट होना चाहिए। फिर 206 में पूछ रहा है कि प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट इज अवेलेबल टू, ये जो प्रोटेक्शन होती है ये अवेलेबल किसको होती है, विटनेस को, हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी। तो ये हस्बैंड एंड वाइफ को एज अ विटनेस के तौर पर ही एप्लीकेबल होती है कि भाई हस्बैंड के ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, अब हो सकता है उसने अपनी वाइफ को कोई बात बताई हो, तो वाइफ को ये स्पेशल प्रिविलेज भी मिली हुई है 122 के अंदर कि वो उसको डिस्क्लोज ना करे। लेकिन अब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही कोई प्रोसीडिंग चलती है, तो वहाँ पे जो उनके बीच में कम्युनिकेशन हुई है वो डिस्क्लोज हो सकती है, या फिर इनके बीच की अगर कम्युनिकेशन किसी तीसरे पर्सन को डिस्क्लोज हो गई तो फिर उसको एज अ एविडेंस यूज़ किया जा सकता है। इसके अंदर एक वो बहुत फेमस केस आता है जिसके अंदर वो लेटर भेजता है और जो उसके फादर होते हैं वो उसको पढ़ लेते हैं उनके डिफेमेशन के अंदर, तो वो वाला केस इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। फिर पूछता है कि प्रोटेक्शन अंडर 122 ऑफ एविडेंस एक्ट की जो 122 की प्रोटेक्शन है नॉट कन्फाइंड टू कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस ओनली बट एक्सटेंड टू कम्युनिकेशन ऑफ वट एवर नेचर, कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन पे नहीं होती, ये सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पे होती है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट, वही 122 के अंदर पूछ रहा है, उसकी प्रोटेक्शन के बारे में पूछ रहा है, कैन बी वेव्ड बाय द विटनेस विदाउट कंसेंट ऑफ द हस्बैंड और वाइफ। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि इसको वेव किया जा सकता है विटनेस के द्वारा बिना हस्बैंड या वाइफ की कंसेंट के। फिर पूछता है कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अफेयर ऑफ द स्टेट और प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, की भाई जो स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर मतलब अफेयर्स ऑफ द स्टेट के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर प्रिविलेज है कि उसको डिस्क्लोज ना किया जाए उसकी कम्युनिकेशन को, तो ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, ये बात हमें सेक्शन 123 के अंदर दी गई है। इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है
डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रिविलेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 123 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसके रिगार्डिंग ये प्रिविलेज है? ये प्रिविलेज हमें अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में होती है। तो इसका ऑप्शन ए गलत होगा, इसका ऑप्शन बी ठीक है कि अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। जो पब्लिश हो गया उसके रिगार्डिंग तो क्या ही आप प्रिविलेज लोगे। फिर 211 के अंदर पूछ रहा है कि इन डिसाइडिंग वेदर द डॉक्यूमेंट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड द कोर्ट। अब ये डिसाइड करने के लिए कि वही जो कैटेगरी है कि ये अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर आ रही नहीं या नहीं आ रही, तो जो इसके अंदर कोर्ट क्या करता है, द कोर्ट हैज़ द जुरिडिक्शन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, द कोर्ट इज बैन फ्रॉम इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो बैन होता है उसको इंस्पेक्ट करने से, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछ रहा है 212 के अंदर सेक्शन 124 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ। जो 124 है उसके अंदर कौन सी हमें प्रिविलेज मिली हुई है? इसके अंदर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है 124 के अंदर उसके रिगार्डिंग हमें प्रिविलेज दी गई है, इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर बोलता है फॉर प्रोटेक्शन अंडर 124 एविडेंस एक्ट द कम्युनिकेशन इज टू बी मेड। अब ये जो कम्युनिकेशन है वो किसके बीच में होनी चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन जो है पब्लिक ऑफिसर के द्वारा होनी चाहिए ऑफिशियल कॉन्फिडेंस के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है कि द प्रोफेशनल प्रिविलेज अंडर सेक्शन 126 ऑफ एविडेंस एक्ट इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मेड। ये जो अब 126 की जो प्रोफेशनल प्रिविलेज होती है वो अवेलेबल होती है कम्युनिकेशन के लिए, किस चीज़ के लिए होती है वो? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, इन कॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर पूछ रहा है लीगल एडवाइजर। अब लीगल एडवाइजर के बारे में पूछ रहा है, कहता है कि लीगल एडवाइजर कैन डिस्क्लोज अ कम्युनिकेशन आफ्टर हिज क्लाइंट्स डेथ, कि भाई उसके जो क्लाइंट की डेथ होगी उसके बाद उसकी जो भी उसने कम्युनिकेशन की थी अपने उसके साथ मतलब लॉयर के साथ, तो उसको डिस्क्लोज कर सकता है। या फिर कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन आफ्टर द रिलेशन विद हिज क्लाइंट एंडेड, कि भाई उन दोनों के बीच का रिलेशन खत्म हो गया उसके बाद कर सकता है। कैन नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन इवन व्हेन द रिलेशन इज एंडेड और द क्लाइंट हैज डाइड। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि वो कभी भी इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, चाहे वो जो क्लाइंट है वो मर जाए, चाहे उनके बीच में क्लाइंट और जो लीगल एडवाइजर का रिलेशन है वो ख़त्म ही क्यों ना हो जाए, तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता सेक्शन 215 के हिसाब से। तो इसके अंदर हमने 159 से लेकर 215 तक के कवर किए। फिर आगे हम देखते हैं कि कितने और कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके एमसीक्यूज कवर करके फिर इसके बाद आईपीसी को स्टार्ट करेंगे।